हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देख लेते हैं कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है पोर्टल। पोर्टल का नाम है स्वाति। स्वाति मीन्स साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये स्टीम योजना के तहत हुआ है। स्टीम योजना जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन सेक्टर में वुमेन को प्रोत्साहन मिले। जो गर्ल्स चाइल्ड है, स्कूल में जाने वाली, कॉलेज में जाने वाली या रिसर्च करने वाली, किसी भी तरह की कोई भी फीमेल कैटेगरी से आने वाले स्टूडेंट रिसर्चर्स, उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्टीम योजना लॉन्च की गई थी। जो स्टीम योजना है उसमें STEM है, लेकिन यहाँ पे एडिशनली M जो कि मेडिसिन के लिए बाद में लगाया गया। राइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पोर्टल है, योजना पहले से चल रही है और ये पोर्टल लॉन्च किया गया इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन। और ये जो लॉन्च किया गया है वो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे जो मेंबर्स थे इन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा और एक डेटा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया जो कि बताया जाता है 2021 का यूएन रिपोर्ट, यूएन जेंडर गैप रिपोर्ट के तहत जो वुमेन है उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कम है। साइड बाय साइड साइंस के सेक्टर में भी वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है बॉयज़ के कंपैरिजन में। तो उसको ये मिटिगेट करता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरीके से जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं या जिस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेंट साइंस सेक्टर में बढ़ रहा है, चाहे हमने बहुत सारे अभी देखा रिसेंटली चंद्रयान से लेकर के जितने भी बड़े बड़े साइंटिफिक अचीवमेंट्स हुए हैं इंडिया के रिसेंट में, महिलाओं की बढ़ चढ़ कर भूमिका है। तो यहाँ पे इस बात को जो है डिस्कस किया गया। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल जीडी की परीक्षा, जो SSC जीडी की परीक्षा होती है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये एग्ज़ाम 13 रीजनल भाषाओं में, साथ ही साथ हिंदी एंड इंग्लिश, 13 रीजनल भाषा के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में SSC GD की परीक्षा, CRPF की परीक्षा कंडक्ट हुई है। ऐसा हमारे यहाँ जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से इस चीज़ को कर दिया गया। 1 जनवरी 2024 से SSC GD की परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। ये भाषाएं हैं असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी एंड जो है कोनकी लैंग्वेज, और बाद में हिंदी और इंग्लिश तो है ही। SSC GD की परीक्षा 13 भाषा में हो चुकी है। ये परीक्षा कंडक्ट हुई, इसमें 48 लाख जो है स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। 128 शहर में ये हुआ। 20 फरवरी को, मतलब 20 फरवरी से ये जो है 7 मतलब मार्च 2024 में कंडक्ट होना है। वैकेंसीज अभी आप देख रहे होंगे, इतना आप पढ़ रहे हैं SSC GD के लिए, इतने सारी चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं, तो ये होने वाली परीक्षा है जिसमें 48 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर्म नॉमिनेशन इतना अभी हो रहा है। राइट, और यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारे लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो UPI से संबंधित है। भारत और श्रीलंका एंड मॉरिशस के बीच में UPI सर्विसेज को जो है वो एक्सचेंज किया गया। भारत की जो UPI है यानी यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, उसके तहत भारत अपनी टेक्नोलॉजी को रिसेंटली फ्रांस को दिया है, इससे पहले सिंगापुर को दे चुका है। और हम देखेंगे यहाँ पे श्रीलंका एंड श्रीलंका के बाद जो है मॉरिशस। ये इवन जो रुपए कार्ड सर्विसेज है वो भी मॉरिशस में लागू होंगे। जो भारत के लोग हैं जो घूमने जाते हैं श्रीलंका या मॉरिशस, वहाँ पे जो है विदाउट किसी प्रॉब्लम के वो UPI का यूज़ कर सकते हैं और रुपए कार्ड का यूज़ करके जो है परचेज कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो जो फिनटेक है हमारी वो दूसरे कंट्री में जाएगी, तो दूसरे जो लोग हैं उनके उनके देश के अंदर इंडिया के प्रति एक सॉफ्ट पावर क्रिएट होता है, पीपल टू पीपल टाई होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक अच्छा रिलेशंस रहता है। तो यहाँ पे जो हमारी फिनटेक है वो हमारे देश में ही ना केवल सर्विसेज प्रोवाइड करी, बल्कि जो ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज है ये एक तरह से जो वर्ल्ड वाइड अब धीरे धीरे एक्सेसिबल होती जा रही है। नाउ हम बात करेंगे इसके बाद ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, दैट इज़ ORAN। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है। अब ये है क्या, देखिए इसके तहत जो है ना वायरलेस कम्युनिकेशन जो हमारी है या इंटरनेट सर्विसेज जो हमारी है उनको और बूस्ट करने की बात की जा रही है। यानी दूसरी भाषा में कहें तो 6G आने वाला है। 5G की तैयारी लगभग हो चुकी है और चल भी रही है। राइट, लेकिन हम अब 6G की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा एजेंडा है 2030 तक 6G को ले आना। तो 6G को लाने से पहले हमें पहले बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जिसमें जो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क है वो एक ऐसा सोल्यूशन तैयार कर रहा है जो हाई स्पीड
की कनेक्टिविटी आपको बहुत ही वाइबल कॉस्ट पे, मतलब नॉमिनल कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड कर सके। एम क्या है? एम वही है कि हार्नेसिंग करना है हमारे जो टावर्स हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए जो सेल फोन का टावर होता है उसकी जो कैपेसिटी है उसको बूस्ट करना है। 4G के लिए जितनी उनकी कैपेसिटी है उसको बढ़ा करके 3 गुना कर देना है 6G के लिए, राइट। तो 6G 2030 तक लाने वाली है गवर्नमेंट, उसके लिए कार्य चल रहे हैं। और उसी के तहत जो है यहाँ पे हम देखेंगे ये जो बॉडी है ORAN, इसको एक्सेसिबल और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, इसकी कैपेसिटी को और बूस्ट किया जा रहा है। और ये सब काम जो हो रहा है RIS के तहत। और यहाँ पे जो बॉडी है जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं दैट इज़ अ कॉमेट, राइट, या IITB कॉमेट, जो फाउंडेशन बेस्ड बॉडी है, बेंगलुरु बेस्ड एक्चुअली में। और ये वायरलेस कम्युनिकेशन के सेक्टर में काम करती है। 5G हमारी जो है ये एडवांस 5G जो रेडियो नेटवर्क है हमारे यहाँ, ये उसी पे काम कर रही है फ़िलहाल। और यही बॉडी का इनिशिएटिव है, कॉमेट ही जो है ORN के लिए वर्क अभी कर रही है एट नाउ। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे क्या क्या फंक्शंस हैं। तो देखो फंक्शंस क्या क्या होंगे बेसिकली। जो ORAN है यानी कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, इससे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो हमारे हैं इनके बीच का जो मतलब हम कह सकते हैं अमलगमेशन सैंडविच या इनके बीच का जो कनेक्शन है उसको बूस्ट किया जाएगा, राइट। नाउ मतलब कमांड बेस्ड इजी हो जाए। जैसे अब मैं कैसे बोल रही हूँ, जैसे हमारा जो टावर है या हमारा जो ऑपरेशनल सिस्टम है वो कहीं और पे रखा हुआ है और कमांडिंग हम जो है दूर से बैठ के कर रहे हैं, तो वो बहुत ईज़िली और फास्टेस्ट तरीके से हो पाए। ये नहीं कि उसको ऑपरेट करने के लिए आपको वहाँ पहुँचना पड़ रहा है। तो इससे जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस है या बार बार जो ह्यूमन के हेल्प से ही टेक्नोलॉजी को ठीक किया जाता है उसको उसमें कमी आएगी। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये इफ़िशिएंट मैनर में जो है इकोनॉमिकली और इफ़िशिएंट मैनर में ईजियर मैनर में रिमोट एरिया तक पैसा कम लगा करके भी आप अच्छा नेटवर्क यूज़ कर पाएंगे। और जो हमारी ओपन रेडियो नेटवर्क एक्सेस है, राइट, इनका फ्लेक्सिक प्रोग्राम है कि ये पूरे मतलब जो वेंडर होते हैं ना, बीच के जो वेंडर होते हैं, तो ये वेंडर्स को रिमूव करें और एक बेस्ट सेलुलर नेटवर्क जो है हमारे इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर सके। मतलब कहने का मतलब जो बीच बीच की छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं, राइट, और जिसके चलते बहुत सारे अटकलें होते हैं, तो अब ये जो ओपन रेडियो एक्सेसिबल नेटवर्क हमारा बन रहा है कॉमेट के हेल्प से 6G के लिए, वो बहुत सारी चीज़ों की जो इंटरफेरेंस है उसको दूर करेगा, मतलब स्मूथ चलेगा कह सकते हैं हम। ऐसे अभी तक बात है। नाउ कहेंगे बात हम जो नेक्स्ट हमारी आर्टिकल है वो है वर्ल्ड बुक फेयर के बारे में। वर्ल्ड बुक फेयर का 52 एडिशन न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। और अगर हम बात करें तो इसकी थीम है मल्टीलिंगुअल इंडिया। मल्टीलिंगुअल क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेज बोली जाती है। मल्टीलिंगुअल जो है हमारा लिविंग ट्रेडिशन है। हर देश हर राज्य के अंदर भी अलग अलग जिलों की भाषा बदल जाती है, आप देखोगे। तो ये जो थीम है दैट इज़ अ मल्टीलिंगुअल इंडिया, अ लिविंग ट्रेडिशन इज सेलिब्रेटिंग इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड ग्लोबल लिटरेसी ट्रेडिशन, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो विकसित भारत 2047 है, बिना मल्टी मल्टी लिंग्विस्टिक या मल्टी लैंग्वेज के पॉसिबल नहीं है विकसित भारत हो पाना। तो इन सभी भाषाओं को प्रिजर्व करना, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना और सभी भाषाओं की जो बुक है वो हमारा एक तरह से एसेट है, उसको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, राइट। और उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना हम बात करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपने देखा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोटिस की है इस पूरे फंक्शंस में, यहाँ पे सऊदी अरेबिया की जो मेंबर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी सऊदी अरेबिया यहाँ पे क्या कर रहा है इन वर्ल्ड बुक फेयर जो कि न्यू दिल्ली में 52 एडिशन है। तो देखिए एक्चुअली में सादा तानसिक एक हमारी एक्सरसाइज चल रही है जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, राइट। तो उसके कारण ही यहाँ पे ये रुकने वाले हैं 10 तारीख तक। तो नाउ टुडे इज़ 12 बट ये उस समय प्रोग्राम जो हुआ था तो ये प्रेजेंट थे। और ये 45 ट्रूप्स का सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट है। नेवी एक्सरसाइज 2021 में पहली बार हुआ था और ये पहला एक्सरसाइज है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में मिलिट्री का, क्योंकि इससे पहले वो पाकिस्तान में करते थे। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे
संगीत नाटक एकेडमी जो कि जिसका एक नया सेंटर सेटअप हो रहा है दक्षिण में, और जिसका नाम रखा गया है दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र। हैदराबाद में ये हो रहा है। इम्पॉर्टेंट क्यों है अभी आपको मालूम चल जाएगा कितना इम्पोर्टेंट ये बॉडी है। सबसे पहले समझिए कि जो संगीत नाटक एकेडमी है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। बाकायदा कानून पास करके, बिल पास करके इसको बनाया गया पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो बॉडी है हमारी जो टेंजिबल कल्चर हेरिटेज है उसको प्रमोट करती है। हमारा जो डाइवर्स कल्चर है, हमारे डाइवर्स म्यूजिक, डांस, ड्रामा है, जो हमारा रिच हेरिटेज है साउथ से लेकर के नॉर्थ, ईस्ट से लेकर के वेस्ट, सेंटर, सभी को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलग अलग रीजनल सेंटर्स भी हैं, ठीक है। और जो अभी रीजनल सेंटर खोला गया है वो हैदराबाद में खोला गया है, जिसको दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र नाम दिया गया है। ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा परीक्षा में। नाउ हम बात करेंगे रिसेंटली 100th जो है बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट किया गया था। वो था लेजेंडर म्यूजिशियन और फ्रीडम फाइटर, पद्मश्री अवॉर्डेड श्री जी वेंकटेश्वर राव। तो जो जी वेंकटेश्वर राव है वो आपको बता दूं मैं, ये 10,000 से अधिक सॉन्ग गा चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, राइट। और ये जो संगीत नाटक एकेडमी है उसको स्टैब्लिश करने में उनकी बहुत भूमिका रही थी। 1974 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो हमारी नाटक एकेडमी है ये हमारी फॉर्म हुई थी 1952 में, राइट। और इसके तहत बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। ये अवार्ड है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप या रत्ना सदस्य अवार्ड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, युवा जो है पुरस्कार, या फिर रतन टाटा, मतलब सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो टैगोर रत्ना, नॉट रतन टाटा, टैगोर रत्ना एंड जो है टैगोर पुरस्कार भी इसी एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। बार बार क्वेश्चन आता है। हम बात कर लेते हैं कुछ हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, जो डांस फॉर्म्स हैं, राइट। 9 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है। क्वेश्चन बहुत यहाँ से आता है कि कौन से डांस फॉर्म कौन से राज्य के हैं। तो देखिए भरतनाट्यम जो है वो आपकी तमिलनाडु से। अब आप बोलोगे कि इनको क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो चूंकि ये जो डांस फॉर्म है ये जो आपकी संगीत नाटक एकेडमी है इनके द्वारा ही इनको प्रमोट किया जाता है और इन्हीं के द्वारा इन सभी चीज़ों में अवार्ड दिया जाता है। इसलिए यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 9 जो हमारी क्लासिकल डांस फॉर्म है ये कौन कौन से हैं। तो भरतनाट्यम हमारी तमिलनाडु, कथक जो है वो ओरिजिनेट होती है नॉर्दर्न इंडिया से। और यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया का मतलब सिंपली बोलिए यूपी, ठीक है। एंड कथकली जो है वो केरला, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश, मणिपुरी जो है वो मणिपुर से, और मोहिनी अट्टम केरला। तो केरला के अभी 2 हो गए क्लासिकल डांस, आपको ये याद रखना है, कथकली और जो है मोहिनी अट्टम। उड़ीसी तो उड़ीसा, एंड जो है सतारिया डांस आसम। और यहाँ पे छऊ होता है जो कि झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तीनों का होता है। छऊ के अलग अलग फॉर्म होते, 3 फॉर्म होते, बस उसमें डिफरेंस आ जाता है कुछ कुछ। तो जब कभी ऐसा आर्टिकल्स रहेगा करंट अफेयर में या किसी सब्जेक्टिव या आर्ट्स की हम लोग जब क्लास या लेक्चर को डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली जो कल्चर पल्स का एपिसोड होगा उसमें, तो उसमें हम लोग इस पर डिटेल से बात करेंगे अलग अलग डांस फॉर्म के बारे में, टेम्पल्स के बारे में। ना हम बात करेंगे 200 बर्थ एनिवर्सरी है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का। आज 12 तारीख 1824 में उनका जन्म हुआ था। मूल नाम जो था उनका, मतलब जो मूल नाम यानी कि जो एक्चुअल नाम था वो भी मूल शंकर तिवारी था। यानी एक्चुअल नेम इज अ मूल नेम, यानी कि मूल शंकर तिवारी। और यहाँ पे हम बात करेंगे इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो थी सत्य प्रकाश, राइट। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पर्सनालिटी रही है हिस्ट्री में, नॉट ओनली हिस्ट्री। अभी तक हम देखेंगे इनकी फ़िलॉसफी और वेदास में बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस थी। इन्होंने जो है अलग तरीके का एक जो है एग्ज़ाम्पल सेट किया था उस टाइम पीरियड में। और इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी क्या क्या जो है मतलब मेन मेन स्टेप्स रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरेशन में। तो हम यहाँ पे देखेंगे आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1875 में स्पेसिफिकली, जो कि मुंबई में हुई थी, बट उसका हेडक्वार्टर जो था वो लाहौर में था। तो कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, तो लाहौर में हेडक्वार्टर था बट इस्टेब्लिश्ड उन्होंने किया था मुंबई में, ठीक है। और उसके बाद फिर डीएवी जो स्कूल है, यानी कि जो डीएवी संस्था है, कॉलेजेस वगैरह बहुत सारे चलते हैं अभी के डेट में। तो डीएवी की स्थापना 1886 में इन्होंने की थी।
और इनका विजन था कि अंग्रेजी भाषा को सीखना और समझना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि इन्होंने वेद को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। इन्होंने जो वेद के अलग अलग अंग हैं और जो उपवेदास हैं, जो पुराणास हैं, उनके ऊपर भी बहुत बल दिया है। इन्होंने एक जो है लाइन कही थी, स्लोगन दिया था, वेदों की ओर चलें। ये काफ़ी फेमस था। और क्योंकि जो हमारे वेद हैं उनमें बहुत प्योरिटी है, और नाउ अ डे जो परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं जो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करती। समटाइम ऐसा होता है कि फीमेल को मंदिर नहीं जाना है या फीमेल को ये मंत्रा नहीं करना है, तो आर्य समाज उसका विरोध करता था। मूर्ति पूजा का आर्य समाज विरोध करता था। और इनको जो है यही सब कारणों के कारण, इनकी जो ये सब एक्शंस थे उसके कारण ही जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, राइट, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो है राधा कृष्णन, उन्होंने इन्हें मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। और इनकी ना जो है बहुत इम्पोर्टेंस है। इन्होंने 1875 में ही कहा था कि इंडिया जो है वो इंडियन के लिए है। इन्होंने कहा था वेद से ही समाज का कंसेप्ट आता है, तो इंडिया जो है वो इंडियन के लिए है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कहा था। कौन कौन से लोग इनसे प्रभावित थे उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो मैडम कामा, भिखाई जी कामा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया का फ्लैग लहराया था, वो जो है इनसे प्रभावित थी। पंडित लेखराम, उसके बाद हम देखेंगे जो दामोदर सावरकर है, विनायक दामोदर, टीवी सावरकर जिनको बोलते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, फिर अशफाकुल्ला खान, ठीक है, लाला लाजपत राय, ऐसे ऐसे। मतलब उस टाइम पर तो जैसे वल्लभ पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल, मतलब लगभग जो मोस्टली जो पर्सनालिटी थी उनके जो दयानंद सरस्वती हैं उनसे बहुत प्रभावित थे। और जो भगत सिंह है, ही वॉज दी ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दी आपके जो है दयानंद सरस्वती, राइट। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो 4F4S प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है उससे संबंधित है। अब ये क्या है, इसके तहत 6,848 फुटबॉल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 1260 स्कूल्स में, 17 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर। ये बहुत बड़ा फुटबॉल डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ है उड़ीसा के अंदर। और ये F4S प्रोग्राम है क्या, देखिए F4S प्रोग्राम जो है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी एजुकेशन का जो है एक तरीके से एम है, इनिशिएटिव है। 700 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वर्ल्ड के अंदर, उनको जो है फुटबॉल से कनेक्ट करना, एक्सेसिबल फुटबॉल उनके लिए बना पाना, नो मैटर वो गर्ल्स चाइल्ड हो या जो है बॉयज़ हो। और फुटबॉल की जो एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ाना, वर्ल्ड वाइड अच्छे प्लेयर देना, एक मतलब एक अच्छा माहौल क्रिएट करना फुटबॉल को लेकर के। इसे इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है दैट इज़ जवाहर नवोदय विद्यालय, राइट। तो ये जो है आपकी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है हमारी, इनका ये पहले से प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत आज इतने सारे फुटबॉल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, वो इसमें कोलैबोरेट कर रहा है AIFF के साथ, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ, राइट। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है 100 मेगावाट की जो विंड पावर प्रोजेक्ट है दामोदर वैली कारपोरेशन के द्वारा बनाई गई, उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। तो लेटर ऑफ अवार्ड जिसको हम लोग LOA कहते हैं, वो 100 मेगावाट विंड एनर्जी है ना, विंड एनर्जी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, उसे जनरेट करने के लिए दामोदर वैली कारपोरेशन को मिला है। आपको पता है दामोदर वैली कारपोरेशन 7 जुलाई 1948 को भारत में सेटअप की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये भारत की पहली जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थी, मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि दामोदर नदी पे बनी थी। झारखंड बंगाल से में ये फ्लो करती है नदी। और एक टाइम पे बंगाल का शोक कहते थे इसे, लेकिन जब से ये DVC कॉरपोरेशन वहाँ पे बनी है तब उसका जो पानी है वो बहुत कम हो चुका है। बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत ये बॉडी आती है और ये अवार्ड भी उसी के तहत मिला है। अब यहाँ पे जो मेन बॉडी है, राइट, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, दैट इज़ RECPDCL। इन्होंने 5 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट किए हैं जो कि SPVs हैं, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं। अब आप ये मत सोचिए कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स मतलब
ये अभी पावर प्रोजेक्ट है और व्हीकल्स की बात करें। देखिए जब भी कोई काम को बहुत ही स्पेसिफिकली टाइम मैनर में बहुत स्टैंडर्ड तरीके से करना होता है, उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, राइट। समझ गए। तो इसलिए ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत 5 प्रोजेक्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत इंटर स्टेट इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। अलग अलग बॉडीज़ में ये काम कर रहे हैं। जो ये रिसीवर है आपके दामोदर वैली में ये विंड प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, मतलब ये जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, इसके अंदर 100 मेगावाट के जो वायु से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, कर कौन रहा है, तो जो बॉडी है वो है आपकी RECPDCL। अब ये जो RECPDCL है वो वास्तव में एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, राइट। REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड है, जो जिसकी अपनी खुद की जो है वो पेरेंट कंपनी जिसका नाम है REC लिमिटेड। तो REC लिमिटेड पेरेंट कंपनी है और उसकी जो है सब्सिडरी जो कंपनी है वो है आपकी यहाँ पे RECPDCL। ठीक है। अब ये इतना मैं क्यों बता रही हूँ इन कंपनियों के बारे में, वो आप जान लीजिए। वास्तव में ये NBFCs है। जो REC है ना, REC लिमिटेड, वो NBFCs है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और ये एक महारत्ना कंपनी भी है, मतलब महारत्ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। यानी इनका टर्नओवर ट्रांजैक्शन आप समझ में आ गया होगा आपको कि इनका ट्रांजैक्शन कितना बड़ा है और ये कितना फंडिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ऊर्जा जनरेट करने के लिए, रिन्यूएबल जनरेट करने के लिए। और उन्हीं की ये सब्सिडरीज कंपनी है, दैट इज़ अ जो बॉडी है हमारी RECPDCL, राइट। और इन्होंने ही 100 मेगावाट का एनर्जी जनरेट किया दामोदर वैली कारपोरेशन में। नाउ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बॉडी ने इतना काम किया है और ये एक महारत्ना कंपनी है। अब ये काम किस योजना के तहत करी थी, जो इसके कारण मिनिस्ट्री ने इनको रिकॉग्नाइज किया? तो जो योजना थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, वो थी स्कीम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन जनरेशन एंड स्केड्यूलिंग ऑफ थर्मल हाइड्रो पावर स्टेशन थ्रू जो है बंडलिंग विद द रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज पावर। बड़ा अजीब सा, बड़ा सा लग रहा है आपको, एक्चुअली में ये आपके लिए थी नहीं, ये उन सभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए थी और सभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों के लिए थी, जो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन साइड से छोटे अमाउंट का भी रिन्यूएबल एनर्जी वो प्रोड्यूस करेंगे, तो जो प्रॉफिट होगा उसमें 50-50% शेयरिंग की जाएगी। तो उसी के तहत ये 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है दामोदर वैली कारपोरेशन में हाइड्रो पावर से हो रहा है, साथ ही साथ हवा के द्वारा ये बनाया गया, और बनाने वाली जो कंपनी थी उनको मिल गया अवार्ड और पैसा में आधा आधा हो गया। तो सिंपल। और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारी REC लिमिटेड है, जो कि एक नॉन बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 1969 से काम कर रही है। और जैसे कि मैं बताइए आपको, ये अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है, डाइवर्स सेक्टर इनका, नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है, लॉजिस्टिक में भी काम करती है, एयरपोर्ट में भी काम कर रही है, मेट्रो, रेलवे, समझ गए, ब्रिजेस, सब में इनका फंडिंग है, यानी बड़ी बॉडी है। तो ये था इम्पोर्टेंट न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर